हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने अलजेब्रा से रिगार्डिंग कंसेप्ट को डिस्कस किया था और आज की क्लास में एक तो लॉग के कंसेप्ट को, लॉगरिथम की कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद ग्राफ्स के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसका कोई कॉस्ट, कोई EMI आप लोगों का नहीं लगने वाला है। जैसे नई क्लास अपलोड करूँगा ना मैं, तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लॉगरिथम को डिस्कस करता हूँ। लॉगरिथम क्या है? एक वैसा ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कोस, टेन। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन या फंक्शन ही। जैसे दो नंबर्स को आपका जोड़ना, घटाना, वैसे लॉग भी क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, मैथमेटिकल फंक्शन ही है। जैसे साइन कोस टेन फंक्शन होता है, वैसे लॉग भी क्या है? एक फंक्शन है। और ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल अपन को ऐसा कुछ दिया हुआ है a⁴x, a की पावर आपके पास x है, इक्वल्स एक नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से यदि अपन इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो दैट कैन बी रिटन एज log बेस a। log फंक्शन के साथ यहाँ पावर में किसी भी चर का चर घातांकी रूप आपके पास है, a⁴x के रूप में है, तो इस रूप का या इस पावर का ये जो बेस होता है a, ये कहाँ? log फंक्शन के बेस में चला जाएगा। यहाँ पे ये कैसे बोला जाएगा? log बेस a। और दूसरी तरफ आ रहा है तो वो नंबर है जिसके लिए आप log को डिफाइन करने की कोशिश करो, दैट विल बी इक्वल टू दैट पावर। जो पावर आपने बेस a पे लगा रखी है ना, उस पावर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई इसको देखो अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या कर रहे हैं अपन कि एक अपन को ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है a⁴x इक्वल्स n, एक नंबर के इक्वल एक बेस है a जिसके ऊपर कुछ वेरिएबल है अक्स के रूप में, इक्वल टू ए नंबर। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? यहाँ पे log फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो इट कैन बी रिटन एज log, जो आपका चर घातांक के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना, मतलब a⁴x लिखा हुआ है, ये a बेस ये log के बेस में चला जाएगा और n के साथ, नंबर के साथ ये ऐड हो जाएगा और जो पावर थी ना वो इसके इक्वल हो जाएगी। देखिए ये कैसे डिफाइन की जा सकती है। लॉगरिथम को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन बेस, जो भी बेस अपन को गिवन है उसके रेस्पेक्ट में एक नंबर का लॉगरिथम क्या होगा? पावर दैट विल बी इक्वल टू द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड, टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड, जिस पे पावर आपकी लगी हुई है बेस पे, उसके लिए बात कर रहे हैं। वही बेस आपका log के अंदर रहेगा और इधर पावर के अंदर बात करें, बेस a है आपका, पावर अक्स है, वेरिएबल अक्स है। ठीक है, तो आपका log फंक्शन में a क्या हो जाएगा? log के बेस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात मैं करूं तो क्या है कि अक्स को तो अपन लॉगरिथम ऑफ n के रूप में डिफाइन करेंगे। हेयर अक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। इस तरीके से इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, देर आर टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट वन बेस 10, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। यदि लॉगरिथम का बेस आपका 10 है तो इसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। अदरवाइज यदि बेस आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, e है, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है, बेस आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग log फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि यहाँ पे देर विल बी टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम्स। यदि अपने पास बेस क्या है? बेस 10 है, देन इट विल बी कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक और लॉगरिथम। और यदि इसका बेस क्या है? एक्सपोनेंट है, log बेस क्या है? e है, देन इट विल बी कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, और ये लिखी कैसे जा सकती हैं? एक यदि बेस 10 को आपको या log
बेस ई को आपको log 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसके कन्वर्जन का एक सिंपल सा प्रोसेस है। और वो कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, यदि कोई भी वेरिएबल अक्स के लिए बेस ई है, log बेस ई, वेरिएबल एक्स के लिए log बेस ई है, इसको आप log 10 बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपको log 10 बेस एक्स में कन्वर्ट कर दो, लेकिन साथ में 2.3026 से आप क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, आपको केवल कन्वर्ट करके 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। फिर से मैं कह रहा हूँ, लॉग को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी बेस के लिए आप लॉग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज एंड इट कैन बी रिटन एज वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, अपन इसको यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन है एक तरीके से ये, तो इस मैथमेटिकल फंक्शन को, लॉगरिथम को अपन यूज़ करेंगे। यदि आपको ए टू द पावर एक्स, ए की पावर एक्स के रूप में कोई नंबर दे रखा है, ए की पावर एक्स इक्वल्स कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिलेगा, तो उस सिचुएशन में इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लॉग फंक्शन के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, ये बेस यहाँ पे जो है इसके अंदर, ये बेस कहाँ चला जाएगा, लॉग फंक्शन के लिए डिफाइन हो जाएगा। लॉग बेस ए टू द नंबर एन इक्वल्स जो पावर आपने बेस पे लगा रखी थी इक्वल्स दैट पावर, ठीक है। और इसका कन्वर्जन मैंने बताया है, यदि बेस 10 है लॉग का तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, और यदि बेस ई है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। और कन्वर्जन करें नेचुरल टू कॉमन लॉगरिथम, देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, log ई बेस अक्स इक्वल्स 2.3026 log 10 बेस अक्स। एक आसान सा प्रोसेस है। इसके अदर देन और भी log के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेस आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात करें, प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात करें, जैसे log ए बेस एम इंटू एन है, टू वेरिएबल्स हैं आपके, बेस ए है, बेस जो भी हो, लेकिन फॉर्मूला आपका वर्क करेगा किसी भी बेस के अंदर। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एम और एन, ये मल्टीप्लाई में है लॉग फंक्शन के अंदर। log ए बेस एम इंटू एन है ना, तो ये दोनों प्लस के अंदर आ जाएंगे अलग अलग फंक्शंस के साथ। log ए बेस एम प्लस log ए बेस एन, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है आपका। और ऐसे क्वेटेंट फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होगा, यदि डिवीजन में आपको दे रखा है दो वेरिएबल्स को, log ए बेस एम बाई एन, तो यहाँ पे ये काय में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, log ए बेस एम माइनस log ए बेस एन, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सिमिलरली पावर फॉर्मूले की बात करें तो पावर फॉर्मूले में क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होती है ना, वो log फंक्शन के फॉरवर्ड आ जाती है, ठीक है। log ए बेस एम टू द पावर एन है, इन दैट केस दैट कैन बी रिटन एज एन, जो पावर है m टू द पावर n है वो पावर आगे आ जाएगी, n log a बेस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही log का बेस आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, बेस को कैसे चेंज कर सकते हो, log a बेस m है, इसका आपको log b बेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, log b बेस m तो हो गया, लेकिन जो बेस आपको कन्वर्ट करना है और प्रीवियस बेस को काम में लेते हुए वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a बेस b। जैसे आपने पीछे नेचुरल log को क्या किया था, कॉमन बेस में कन्वर्ट किया था, तो आपका ये 2.3026 वैल्यू काहे की थी, वो log e बेस 10 की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये log e बेस 10 की वैल्यू है, यहाँ पे log a बेस b, इससे आपको log b बेस m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेस चेंज करना है, a से b करना है, तो आपका बेस तो चेंज हो जाएगा log b बेस m, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहीं से, log जो प्रीवियस बेस है वो log a बेस b से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने कन्वर्जन किया, तो यहाँ पे कन्वर्जन करके क्या किया आपने, log e बेस नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट किया आपने कॉमन लॉगरिथम में, तो यहाँ पे क्या किया, log e बेस अक्स को log 10 बेस अक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कन्वर्ट करते वक्त आपने 2.3026 से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स वाई यहाँ पे ये वैल्यू काहे की हो जाएगी, log e बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ध्यान रखना कैसे बेस चेंज कर सकते हैं। एंटी लॉगरिथम इसका क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है लॉगरिथम का, ठीक है। इट मीन्स द नंबर हुज लॉगरिथम इज x, द नंबर हुज लॉगरिथम इज x
इज कॉल्ड एंटी लोगरिथम। ठीक है, अपोजिटली अपन ने डिफाइन कर दिया, इज कॉल्ड एंटी लोगरिथम ऑफ x। द नंबर हुज लोगरिथम इज x इज कॉल्ड एंटी लोगरिथम ऑफ x। इफ log n इक्वल्स x देन n इक्वल्स एंटीलॉग ऑफ x। ध्यान रखिएगा, हालांकि एंटीलॉग अपना यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपने log n इक्वल्स x लिखा है ना, देन n इक्वल्स एंटीलॉग ऑफ x। log इनवर्स में आ जाता है, जैसे साइन फंक्शंस इन दूसरी तरफ लाते हैं तो इनवर्स में आ जाता है ना, वैसे log इनवर्स में आ जाता है, उसको आप एंटीलॉग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो लॉगरिथम से जुड़ा हुआ कंसेप्ट था। लॉगरिथम से जुड़ा हुआ कंसेप्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 4 फॉर्मूले और अपन ने, एक तो बेस चेंज करने का फॉर्मूला देखा है, एक अपन ने पावर यदि हो तो उसका फॉर्मूला देखा है, पावर आगे आ जाएगी फॉरवर्ड आ जाएगी, और एक क्वोटिएंट फॉर्मूला देखा है अपन ने, जिसमें यदि डिवीजन के अंदर वेरिएबल्स हों तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे अलग अलग लॉग फंक्शंस के साथ, यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो एडिशन में आ जाएंगे, log a बेस m प्लस log a बेस n। इन लॉगरिथम के फॉर्मूलाज को ध्यान रखें, फिजिक्स में इनका यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट ग्राफ्स? ग्राफ क्या होता है भाई? ग्राफ इज ए लाइन दैट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। कोई भी ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अपन एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, दोनों वेरिएबल्स आपके सिंगल पावर में भी रिलेशन शो कर सकते हैं, और एक सिंगल पे दूसरा डबल पावर पे भी रिलेशन शो कर सकता है। तो जैसा रिलेशन है उनमें एक वेरिएबल आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, जिसको हमेशा अपन एक्स एक्सिस पे लेंगे, और दूसरा वेरिएबल जो डिपेंडेंट होगा, जिसका मान इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर करेगा, उसको हम कौन से एक्सिस पे लेते हैं? वाई एक्सिस पे लेते हैं। ध्यान रखना, ग्राफ क्या होता है, एक दिमाग में कंसेप्ट होता है, नथिंग। ए ग्राफ इज ए लाइन, देखो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ए ग्राफ इज ए लाइन स्ट्रेट दैट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी, दैट शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर विच इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। दो वेरिएबल्स यदि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं तो आपका ग्राफ क्या करेगा कि एक वेरिएबल के अंदर वेरिएशंस को इंडिकेट करेगा विद रेस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको और एक स्टेप आगे लेके जाएं तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिलेशन के अंदर बात करें तो अपने पास जैसे एक वेरिएबल होगा ऐसा जो इंडिपेंडेंट होगा, वो अपनी विल के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं उसकी, तो इसको अपन बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल रिलेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा जो अपनी विल के अकॉर्डिंग अपन उसमें कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं? इन एनी ग्राफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट में जनरेट द काज, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग विद एक्स एक्सिस। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट मीन्स काज, कोई भी कॉज है उसकी वजह से इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा अपन क्या करेंगे? दो फिजिकल एंटिटीज के बीच में रिलेशन शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो एक ओम्स लॉ अपन ने डिस्कस किया था, V इक्वल्स आई आर।
आर यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वैसे तो, लेकिन इसको अपन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे टू फिजिकल एंटिटीज हैं, एक वी और एक आई। अब बात यह है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे कौन सा कोज है और कोज की वजह से कौन सा इफेक्ट है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं अपन। आपने किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, इफेक्ट करंट होगा आपका, और कोज क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज को आप एक्स एक्सिस पे लोगे और करंट क्या है, इफेक्ट है, इसको आप कहीं पे लोगे, वाई एक्सिस पे लोगे। ठीक है, जैसे जैसे वी वेरी करेगा वैसे वी क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपनी विल के अकॉर्डिंग वी का कोई भी मान अपन ले सकते हैं, लेकिन जो करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर आई, दैट विल डिपेंड ऑन वी, दैट्स वाई दैट इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। डिपेंडेंट variable will always be taken on y-axis and independent variable will be always taken on x-axis। ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो भी काज होता है उसको हम अपन एक्स एक्सिस पे डिफाइन करेंगे, और जो इफेक्ट होता है उस कॉज की वजह से उसको अपन वाई कोऑर्डिनेट पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे डिफाइन करेंगे। कुछ आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जिनको अपन समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, और ऐसी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब यहाँ इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन को, y इक्वल्स एम एक्स, वाई इक्वल्स एम एक्स। वाई वेरिएबल है जो x पे डिपेंड करता है, तो x तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x तो आपका वैल्यू लिया जाएगा x एक्सिस पे, y आपका वैल्यू लिया जाएगा y एक्सिस पे। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये जो स्लोप अपन इंडिकेट करते हैं ना, इसको अच्छे से समझ लें। ये जो भी लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, यदि कर्व्ड ग्राफ है तो उस केस में अपन क्या लेते हैं, टेंजेंट काम में लेते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के राइट साइड में एंगल होता है ना, उस एंगल का टेंजेंट, ठीक से सुन लीजिएगा, व्हाट एम आई सेइंग, द एंगल to the right side and in between x axis and line, to the right side of line and in between line and x axis। लाइन जो भी अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये लाइन और x एक्सिस के बीच में लाइन के राइट साइड का एंगल, इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन। इट कैन बी डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल इन बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस और एंगल राइट साइड टू द लाइन। तो ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। यदि थोड़ा सा ये यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट ले नहीं रहे हैं अपन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लाइन आपका जो ओरिजिन है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट अपन ने लिया नहीं है। यदि नेक्स्ट केस में देखो, ये लाइन आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट ले रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, सी वैल्यू पे काट रही है, तो यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज पॉजिटिव इंटरसेप्ट। यहाँ पे y पे c क्या है, y पे कितना वैल्यू इंटरसेप्ट कर रहा है ये लाइन, दैट इज द वैल्यू दैट इज टेकन हेयर पॉजिटिव। यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर देखो, यहाँ पे तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, लेकिन यही लाइन यदि कुछ इस तरीके से है, यही लाइन कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये c, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा, y की नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y बराबर एम एक्स माइनस सी। यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे इसमें क्या था आपका, इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, और स्लोप भी क्या था, पॉजिटिव था। स्लोप पॉजिटिव क्यों है उसका रीजन आपको मैं बता दूं कि आपका टेंजेंट है वो एंगल
एंगल का जो टेंजेंट है ना, उसी के रूप में अपन स्लोप को डिफाइन कर रहे हैं। और टेंजेंट का मतलब टेन थीटा के रूप में अपन स्लोप को डिफाइन कर रहे हैं। और टेन 90 डिग्री तक पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक टेन का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। यदि आपको टेबल याद हो, साइन कोस टेन की जो वैल्यूज बताई थी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे, तो उसको, ये टेबल को याद करो आप। 90 डिग्री तक ये एंगल यदि 90 डिग्री तक जाता है, टेन 90 डिग्री तक क्या होता है, टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक टेन का टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स वाई यहाँ पे देखो, इस केस में 90 डिग्री से थीटा कम है, 90 डिग्री से कम है, दैट्स वाई ये क्या है, स्लोप पॉजिटिव है आपका। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड ऑफ द लाइन ही ये एंगल लेंगे। इस यहाँ पे ये राइट साइड में ही एंगल लिया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये एंगल क्या है, इस लाइन के राइट साइड का एंगल ही लिया जाएगा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट को डिस्कस कर लिया और पॉजिटिव स्लोप को भी डिस्कस कर लिया। यदि यहाँ देखो, इस लाइन के लिए मैंने क्या कहा, लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा यहाँ पे, लेकिन लाइन के राइट साइड में और एक्स एक्सिस के ऊपर, लाइन के राइट साइड में और एक्स एक्सिस के ऊपर का एंगल है ये। तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट आपका एम नेगेटिव हो जाएगा। टेन 90 डिग्री से ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस एम लिया है, यहाँ पे स्लोप तो क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है। और साथ में इंटरसेप्ट की बात करें तो ऊपर y को पॉजिटिवली ही कट कर रहा है ये, y पर इंटरसेप्ट होता है ये c, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान रखना, नेगेटिव होता तो ये लाइन नीचे हो जाती। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आपका कंसिडर करता। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरसेप्ट का कंसेप्ट आपको बता दिया। और टेंजेंट मतलब एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल राइट साइड ऑफ द लाइन आपको लेना है और एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ आपको एंगल लेना है। ध्यान रखना, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। स्लोप आपको कैलकुलेट करना होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। कंसेप्चुअली इन टॉपिक ग्राफ्स को अपन क्लियर कर लेते हैं एक बार। यहाँ नेक्स्ट देखो, पैराबोला की बात हो रही है। आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल उस पे घात 2 है देखो इधर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे घात 1 है। जब 2 घात का वेरिएबल 1 घात के वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आपको सिमेट्रिक पैराबोला मिलेगा। अब बात ये आती है कि एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट, एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आप ले रहे हो, तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, डिपेंडेंट कौन है, y, तो y का वैल्यू चेंज होगा, नेगेटिव सिमेट्रिक पैराबोला होगा यहाँ पे। दूसरा, इसको देखो याद कंफ्यूज करता है, याद रखने का तरीका ये है, y के ऊपर पावर क्या है, 2, मतलब y एक्सिस के दोनों तरफ होगा, और x एक्सिस की तरफ सिंगल घात जो है ना, सिंगल घात की तरफ ये पैराबोला आपका खुलेगा। ऐसे देखो यहाँ पे y के ऊपर पावर 2 है, तो ये y के दोनों तरफ खुलेगा। ठीक है, ये इधर भी आ गया और ये इधर भी आ गया, लेकिन माइनस एक्स आ रहा है, एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव लेना है, तो सिमेट्रिक पैराबोला है अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो इसी को थोड़ा सा चेंज किया तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट है, देखो इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर के वाई, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ खुलेगा। ठीक है, इधर भी एक्स एक्सिस और इधर भी एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर हो गया। और y पॉजिटिव y लेना है आपको, तो ये भी सिमेट्रिक पैराबोला अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। और यदि इसको क्या कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई कर दें, तो ये एक्सिस के दोनों वैल्यूज लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये क्या होगा, ओपन होगा इसका फेस। ये ग्राफ्स के कंसेप्ट हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो, ये तो सिमेट्रिक पैराबोला की अपन ने बात की। यदि एसिमेट्रिक हो तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वही डिपेंडेंट x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पे लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट y एक्सिस पे लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल, यहाँ पे देखो केवल एक तरफ ही आपका ये पैराबोला रीड कर रहा है वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए। क्यों कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स देखो a और b ये कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी डिपेंड करेगा अक्स और एक्स स्क्वायर, अक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ऐसे यदि अक्स स्क्वायर इसका फेस ऊपर की तरफ खुल रहा है y एक्सिस की तरफ, ठीक है,
इधर देखो कि ये क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये जो ऊपर की तरफ फेस ओपन हो रहा था ना, ये क्लोज्ड फेस होगा और एसिमेट्रिक पैराबोला होगा। ये नेगेटिव वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू यदि नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में पैराबोला क्या होगा, क्लोज्ड पैराबोला होगा। इसका फेस क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ क्लोज्ड होगा। ठीक है, ऐसे यदि अपन एक्स वाई इक्वल्स कॉन्स्टेंट, यदि दो वेरिएबल आपके पास हैं और दोनों वेरिएबल्स सिंगल पावर पे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स कॉन्स्टेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, या फिर वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी सिंगल घात पे, ये भी सिंगल घात पे वाई, ये भी सिंगल घात पे, ये भी सिंगल घात पे। ठीक है, दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर पैराबोला बोलेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या होते हैं, सिमिलर पावर पे हैं। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के अंदर होता है लेंथ और विड्थ। ठीक है, सिमिलर फिजिकल एंटिटीज होती है लेंथ और विड्थ, इनकी डायमेंशंस देखें सिमिलर होती हैं, वैसे यहाँ पे पावर सिमिलर है तो आपको रेक्टेंगुलर पैराबोला मिल रहा है। और यदि ऐसी कोई इक्वेशंस हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये सर्किल का इक्वेशन होता है, सर्किल में ए स्क्वायर आप कर रहे हो, ये ए यहाँ पे क्या है, सर्किल का रेडियस है। यदि इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दें, कांस्टेंट ए को आप अलग अलग फॉर्म में ले लें, एक तरफ ए ले लें एक तरफ बी ले लें, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यदि ऐसा कोई फॉर्मेशन आपको इक्वेशन में दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ऐसे कोई इक्वेशन आपको गिवन है, इन दैट केस दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एंड फॉर द सेमी माइनर सेमी मेजर एक्सिस तो आपका ए के लिए डिफाइन होगा और सेमी माइनर एक्सिस आपका बी के लिए डिफाइन होगा इलिप्स के अंदर। ठीक है, यदि एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करें, इसकी बात करें, तो इसके लिए भी कर लो बात, कहाँ फर्क पड़ता है इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, वाई, अभी लोग का कंसेप्ट मैंने समझाया आपको, इसको क्या लिख सकते हो आप, y इक्वल्स 1/e⁻ kx। भाई इसमें पावर माइनस में है तो पावर नीचे ले जाओ, और इसको आप क्या लिख सकते हो, उल्टा करोगे तो ये उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये क्या है आपका गिवन, ई इक्वल्स वाई इक्वल्स क्या है, e⁻−kx, तो इसको क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स e⁻−kx को क्या लिख सकते हो, पावर नीचे चली जाएगी तो 1 में e⁻kx ऐसा लिख सकते हो। ऐसे इसको रिवर्स कर दो फिर, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इसको आप कैसे लिखोगे, 1 में y इक्वल्स क्या हो जाएगा, e⁻kx। ठीक है, यहाँ से इसको log को फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो log के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस 1 में y, log e बेस 1 में y और ये kx। तो ये रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, सिंगल घात पे, तो एक तरीके से इस रिलेशन में भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला ही आपको प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व इसको अपन बोलते हैं, और ये बिगिन कहाँ से होता है, बिगिन होता है आपका वाई एक्सिस से। ठीक है, क्रॉस नहीं करता है। लास्ट में अपन साइनोसॉइडल वेव्स को और कोसाइन वेव को और समझ लेते हैं, क्योंकि ये आप जब अल्टरनेटिंग करंट को या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करोगे ना, तो इन कर्व्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आप लोगों ने देखी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को आप देखोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में एक कॉमन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मिलेगा। साइन फंक्शन के लिए 180 डिग्री तक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती हैं, और साइन 180 के अबव और 360 के बिलो, 180 से 360 डिग्री यदि आप लेते हो साइन फंक्शन के लिए, तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। फिर आगे वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। और यहाँ कोस फंक्शन की बात करें तो कोस 90 तक तो वैल्यू क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, और 90 से लेकर 270 तक वैल्यूज़ क्या रहती हैं, कोस फंक्शन की नेगेटिव रहती हैं। फिर वापस 270 से 450 तक वैल्यू क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। अब ये एक इनमें और है कि इनका बिगनिंग कहाँ से होगा, जैसे साइन 0 डिग्री लो तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये कोसाइन फंक्शन यहीं से बिगिन हो रहा है 0 से। और कोस 0 डिग्री करें आप तो कोस 0 का मान क्या होता है, 1,
तो मैग्नीट्यूड इसका क्या लिया गया है, 1 लिया गया है। 0 पे इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया गया है, 1 लिया गया है। इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये कर्व के फंक्शंस है साइनोसॉइडल। अच्छा, इन कर्व्स को क्या एक एक एंगल की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करके देख लो, ये आपको कर्व ऐसे ही प्राप्त होंगे। साइनोसॉइडल वेव हमेशा 0 से बिगन होता है, और कोसाइन जो फंक्शन है इसके लिए वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन इसका स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दैट्स इट, ठीक है। नई क्लास में कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। यहीं पे मैं अपनी क्लास को फिनिश कर रहा हूँ। साथ में आप लोगों से एक और बात, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के फ़ायदे की बात है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। थैंक यू।